प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आपसी सहयोग, वैश्विक मुद्दों सहित विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा। एआई इम्पैक्ट समिट के 5वें दिन कई सत्रों का आयोजन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट किया पेश। भोजन अवकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी होगी चर्चा। झारखंड समेत 22 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अप्रैल से होगा शुरू। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को तैयारी करने का दिया निर्देश। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड की महिला फुटबॉल टीम ने उत्तर प्रदेश को 51 गोल से किया पराजित। गढ़वा ने इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट मैच में खूंटी को 8 विकेट से हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए कई वैश्विक नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए कई वैश्विक नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज लिechtenstein के राजकुमार अलोइस, स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर प्लेग्रिनी, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानाइके, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रवीन चंद्र रामकुलाम से समिट से इतर वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के साथ ही भू राजनीतिक मुद्दों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज 5वां दिन है। शिखर सम्मेलन में कई सत्रों का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट में भारत के एआई विजन की घोषणा की। इस एआई विजन के तहत 3 स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च किए गए, जो वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को दर्शाते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की एआई सॉवरेन विजन को नई ऊंचाई दी। एआई की दौड़ में भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है। सॉवरेन एआई का अर्थ है एक ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ढांचा जो किसी देश के अपने डेटा, अपने सर्वर, अपने नियम कानून और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकसित और संचालित हो। इसमें डेटा का संग्रह, प्रोसेसिंग और स्टोरेज देश की सीमाओं के भीतर होता है। इसका उद्देश्य है डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, रणनीतिक स्वतंत्रता और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। सर्वम एआई, ज्ञानी एआई और भारत जैन वैश्विक पटल पर अपनी विश्वसनीयता को साबित करने के लिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के मंच से लॉन्च हो चुके हैं। ये मॉडल भारत के एआई सॉवरेन को स्थापित करने का मार्ग पक्का करने वाले हैं। सर्वम एआई, दिग्गजों को चुनौती। बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई ने 30 बिलियन और 105 बिलियन पैरामीटर वाले 2 बड़े लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किए। कंपनी का दावा है कि उनका 105B मॉडल कई बेंचमार्क पर गूगल के जेमिनी फ्लैश और डीप सीक R1 से बेहतर प्रदर्शन करता है। ये मॉडल जटिल प्रोग्रामिंग, लॉजिकल रीजनिंग और बड़े सरकारी व्यावसायिक कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। यानी भारत का अपना हाई पावर LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो हमने ये मॉडल बनाया है ये 3 चीज़ों को महत्व में रखता है। पहली बात तो ये है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, राइट। 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एंड फिर जो डायलेक्ट्स हैं वो बहुत सारी हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया के लिए जो मॉडल बने वो इन डायलेक्ट्स को रिप्रेजेंट करे और जो भारतीय जो कल्चर है उसको मतलब कि रिप्रेजेंट करे। तो दैट इज़ समथिंग दैट एक तो ये बात है, तो इसलिए हमने उस पर ध्यान दिया है। ज्ञानी एआई 12 भाषाओं में आवाज की ताकत। कन्वर्सेशनल एआई कंपनी ज्ञानी एआई ने वाचना टीटीएस मॉडल पेश किया है। ये मात्र 10 सेकंड के सैंपल से किसी भी व्यक्ति की आवाज क्लोन कर 12 भारतीय भाषाओं में संवाद कर सकता है। सरकारी सेवाओं, कस्टमर सपोर्ट और लो बैंडविड्थ इलाकों में ये तकनीक क्रांतिकारी साबित हो सकती है। डिजिटल समावेशन की दिशा में बड़ा कदम। ये एक 14 बिलियन पैरामीटर का स्पीच मॉडल है। इसमें क्या होता है, हमारा मकसद ये है कि हम देश में लैंग्वेज बैरियर्स को पूरे तरह हटा सके। इसका उपयोग अभी मल्टीपल इंडस्ट्रीज में हो रहा है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है हमारा देश में। गवर्नमेंट सर्विसेज में, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ऑल दीज सेक्टर्स दे आर मेकिंग यूज ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। भारत जैन शिक्षा और स्वास्थ्य का एआई। आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम भारत जैन ने परम 2 17B MOE मॉडल लॉन्च किया। ये ओपन सोर्स मॉडल भारतीय भाषाओं और सामाजिक जरूरतों पर केंद्रित है। खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में एआई समाधान विकसित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। 900 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ ये मिशन का सबसे बड़ा लाभार्थी है। एक के बाद एक कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों ने भारत में एआई इकोसिस्टम को तैयार करने में खासी मदद की है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की गिनती एआई सेक्टर में अग्रणी देशों में होने लगेगी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी भारत के सॉवरेन मॉडल की। न केवल भारत की समस्याओं को हल करने में बल्कि दुनिया की चुनौतियों को कम करने में भारत के सॉवरेन मॉडल भविष्य में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। भारत तेजी से अपने डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बना रहा है। खासकर स्पेस सेक्टर में एआई के बढ़ते इस्तेमाल से साफ है कि स्पेस डेटा प्रोसेसिंग अब दुनिया के देशों की रणनीतिक ताकत बन चुकी है। अंतरिक्ष से हर दिन टेराबाइट्स में डेटा पृथ्वी पर आता है। मौसम की जानकारी, आपदा की चेतावनी, कृषि विश्लेषण और रक्षा निगरानी, इन सब के लिए हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर की जरूरत होती है। इसके लिए दुनिया के कई देश पहले से ही पृथ्वी पर डेटा सेंटर को स्थापित कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद दुनिया तेजी से इसका इस्तेमाल सुरक्षा ढांचे को तैयार करने में लगा रही है। लेकिन भारत इससे आगे बढ़ते हुए स्पेस में डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर चुका है। इंडिया एआई समिट में इसकी झलक भी दिखी, जहां स्पेस में डेटा सेंटर स्थापित करने को लेकर कंपनियां जोर शोर से काम पर लगी हैं। हमारे देश में करीबन 1.45 बिलियन लोग हैं, उसके 900 मिलियन लोग ऑनलाइन हैं और ये बहुत सारा डेटा कंज्यूम करते हैं और जनरेट भी करते हैं। इसके लिए जो हमारे फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं वो हम बना रहे हैं हमारे देश में, बट इसको देखते हुए जो फिजिकल डेटा सेंटर बनाने का जो टाइम है वो कुछ 18 महीने से 24 महीना होता है। आपको पावर लानी पड़ती है, फाइबर लाना पड़ता है, फिर बिल्डिंग बनानी पड़ती है, परमिशंस लेना पड़ता है, ये सब करने में 24 महीने लग जाते हैं। तो हमने इस डिमांड, जिस हिसाब से एआई की डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से डेटा सेंटर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है, उसका सप्लाई चेन नहीं बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने स्पेस में डेटा सेंटर लाने का प्रयत्न किया है और इस साल के एंड तक हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। चलिए आप समझते हैं स्पेस में डेटा सेंटर बनाने का मतलब क्या है। स्पेस डेटा सेंटर ऐसे डेटा सेंटर होते हैं जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट या ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर स्थापित किए जाते हैं ताकि डेटा प्रोसेसिंग पृथ्वी पर लाने से पहले ही अंतरिक्ष में हो सके। इन्हें कभी कभी ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स भी कहा जाता है। पृथ्वी पर मौजूद डेटा सेंटर से अब तक पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से आने वाले डेटा का विश्लेषण होता रहा है, जिसका उपयोग कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए किया जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में डेटा सेंटर की स्थापना से ऊर्जा दबाव कम किया जा सकता है। अंतरिक्ष में डेटा सेंटर की स्थापना से पृथ्वी पर ऊर्जा दबाव कम किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का सीधे अंतरिक्ष में उपयोग होगा। सैटेलाइट डेटा जैसे रिमोट सेंसिंग, रक्षा और मौसम से जुड़ी जानकारियों को वहीं प्रोसेस करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि स्पेस में डेटा सेंटर बनाने के लिए दुनिया के कई देश जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्पेस में डेटा सेंटर की स्थापना नहीं कर पाया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेस में डेटा सेंटर अब सिर्फ तकनीकी जरूरत नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत भी बन चुके हैं। डिजिटल प्रोसेसिंग क्षमता ही तय करेगी कि भविष्य की स्पेस अर्थव्यवस्था में किस देश की पकड़ कितनी मजबूत होगी। स्पष्ट है, अंतरिक्ष की नई दौड़ सिर्फ रॉकेट की नहीं बल्कि डेटा की भी है। भारत का मजबूत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर उसे वैश्विक स्पेस पावर बनाने की दिशा में और सशक्त बना रहा है। स्पेस में एआई सेंटर लगे, चूंकि वहां पर फ्री बिजली रहती है, यानी चूंकि सोलर पावर के तौर पर, और वहां तापमान बहुत नीचे होता है, तो इसलिए वो जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता जो एक डाटा सेंटर को जरूरी है, और साथ ही साथ इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो इस तरह की परियोजनाओं पर भी कंपनियां काम कर रही हैं, खासतौर पर भारतीय कंपनी। तो हम कितना आगे सोच रहे हैं, भारतीय कंपनियां कितना आगे सोच रही हैं, एआई सम्मेलन में उसकी भी झलक दिखाई देती है। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत का मास्टर स्ट्रोक है। श्री सेठ ने कहा कि पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि एआई से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज भारत की ओर देख रही है। आज एआई समिट में आप देखो कितना उत्साह, लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जब कंप्यूटर आया था, लोगों ने कहा भाई करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज कंप्यूटर करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। आज कंप्यूटर गांव-गांव, पंचायत लोग कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह एआई है। एआई से इतना ज्यादा स्प्रेड होगा, इकोनॉमी स्प्रेड होगी, नई जॉब्स क्रिएट होगी, और एआई से फायदा होगा कि हम जो नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है उसका हर क्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे, चाहे हेल्थ हो, किसी क्षेत्र में। तो यह एआई समिट एक भारत का मास्टर स्ट्रोक था। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में चालू वित्तीय वर्ष का 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रथम पाली में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, ये तो आंकड़े स्पष्ट हैं, क्योंकि इस बात की गवाही विभिन्न अखबार के स्रोत, कोरोना काल में जो परिस्थितियां हमारे सामने रही, उसके लिए सरकार को मैं बधाई दूंगा कि बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने प्रवासी मजदूरों को वतन वापसी करवाया था। तो ये आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे राज्य में लगभग अनुमानित 15 से 20 लाख के बीच प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वहां मजदूरी करने का काम करते हैं। लेकिन सरकार के जो डेटा है सरकार के पास, उसमें मात्र 2,19,000 का ही निबंधन है, जो कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है, और मैं बिल्कुल इसलिए असंतुष्ट हूं। तो मैं पहला सवाल मेरा मंत्री से यही रहेगा कि ये जो अंतर है कि हमारे पास अनुमानित 15-16 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर हैं और आपके पास निबंधन मात्र 2,19,000 का है, तो इस पे आप कैसे बेहतर करेंगे कि जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे इस राज्य से बाहर हैं उनका निबंधन हो पाए? इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, आपकी क्या तैयारी है? मंत्री से उत्तर। हाँ, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य जयराम मातो जी ने जो क्वेश्चन किया महोदय, इन्होंने कहा है कि 1,91,000 मजदूर जो है रजिस्ट्रेशन है, लेकिन महोदय हम लोगों ने स्पष्ट किए हैं कि 2,29,000 जो है रजिस्ट्रेशन है महोदय, और जो बातें कह रहा है महोदय कि 16 लाख कुछ है, तो महोदय इससे स्पष्ट है कि हम लोगों ने जो निर्देश दिए हैं और जो प्रचार प्रसार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं महोदय, और जो बातें कर रहे हैं महोदय उसको हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल की दिवंगत नन्ही आलिन शेरीन अब्राहम के पिता अरुण अब्राहम से फोन पर बात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मानवता के हित में अंगदान का निर्णय लेने के लिए झारखंड की जनता की ओर से आभार प्रकट किया और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री ने केरल स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर नोबल ग्रेशियस और अरुण अब्राहम को झारखंड की अंगदान नीति को मजबूत करने में सहयोग के लिए आमंत्रित किया। राज्य में निकाय चुनाव की गहमागहमी तेज है।
और प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार वार में जुटे हैं। उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। झामुमो, कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। राजनीति का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है और वाक युद्ध तेज है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार निकाय चुनाव की वोटिंग 23 को और मतगणना 27 फरवरी को होगी। साहिबगंज जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी चरम पर है। जिले का सबसे बड़ा शहरी निकाय साहिबगंज नगर परिषद इस बार बहुकोणीय मुकाबले का केंद्र बना हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए कई प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र में कुल 28 वार्ड में 69,164 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विनोद चौधरी और झामुमो समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रामनाथ पासवान भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं और नगर परिषद क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का दावा कर रहे हैं। हमारा शहर में बड़ा पुस्तकालय नहीं है जो युवा के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत कारगर होगा। हम और भी जगह देखते हैं, वहाँ पर निःशुल्क पुस्तकालय है और जो कि लोग अपना अपना कैरियर को वहाँ से बनाता है। लेकिन उसके लिए भी एक स्थापना करने का हम कोशिश करेंगे। अगर जनता हमको समझती है, हमको अगर आशीर्वाद देती है तो हम इसके लिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र पासवान ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर परिषद साहिबगंज में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है। इस क्षेत्र में कई विकास के मुद्दों के साथ वे चुनावी मैदान में दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। विगत कांग्रेस में 40 साल में सेवा किए, कई आंदोलन भी किए। अगर जनता हमें उस महत्वपूर्ण स्थान पर बैठाती है तो जनता के हित के लिए ही नगर परिषद में जो भी योजनाएं काम आती है हम उसको काम को सफल करेंगे। वहीं कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। उन्होंने भी नगर परिषद क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया है। मैं अगर साहिबगंज की जनता मुझे चयन करती है तो मैं सबसे पहले हर समस्या का समाधान करूँगा। जो भी समस्या हो के लिए हम रात दिन एक कर रात भर हम काम करने के प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसा सिस्टम लाऊंगा आने के बाद कि कम से कम 1 या 2 दिन तक में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका से लोगों को तुरंत मिल जाए। इस नगर चुनाव में पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे साहिबगंज के लिए अहम माने जा रहे हैं। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं और क्षेत्र के समग्र विकास का भरोसा दे रहे हैं। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। चास नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। महापौर पद के लिए 31 और वार्ड पार्षद के लिए 35 पद के लिए 217 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1,62,000 मतदाता करेंगे। इसमें लगभग 48% से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। चास नगर निगम चुनाव में महापौर के उम्मीदवार समाजसेवी गोपाल मुरारका का दावा है कि उन्हें समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। चुनाव जीतने पर नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं और निगम कर्मियों को कार्य संस्कृति में बदलाव लाना उनकी प्राथमिकता होगी। नाली, रोड और जो स्ट्रीट लाइट है वो सब जो समस्याएं हैं और समस्याओं के ऊपर में जो है जिम्मेदार पदाधिकारी जो है गंभीर नहीं है। नहीं तो वो समस्याएं भी जो है अगर आदमी गंभीर हो जाएगा तो 2-3 महीने के अंदर में ये समस्याएं जो है खत्म हो जाएगी। भाजपा समर्थित महापौर पद के प्रत्याशी पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश कुमार ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आधारभूत संरचना मजबूत करने पर ध्यान देंगे। गंदगी का अंबार है, जो गंदगी का सफाई होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा। बाकी मूलभूत सुविधाएं जो कि चुनाव के बाद इसे तुरंत सफाई 1 महीने में इसको सुधार दिया जाएगा। सफाई कुछ है नहीं, इच्छा शक्ति की कमी के कारण सफाई नहीं हो रहा है।
पूर्व महापौर भोलू पासवान ने कहा कि निगम क्षेत्र के मतदाता उनका काम देख चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताने का मन बना लिया है। पूरे जनता का पूरे नगर निगम के क्षेत्र में 3500 वार्ड का अपार समर्थन मिल रहा है और जनता विकास को पसंद करती है और विकास को देखते हुए फिर एक बार आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। चास नगर निगम क्षेत्र में मतदान के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में निगम क्षेत्र में काफी गहमागहमी देखी जा रही है। प्रत्याशी सुबह से देर रात तक पसीना बहा रहे हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का देशव्यापी अभियान अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश करने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर SIR की तैयारियां शीघ्र पूरी करने को कहा है। आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया अप्रैल महीने से शुरू होने की संभावना है। इस चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है उनमें झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा दादर और नागर हवेली, दमन, दीव शामिल है। जमशेदपुर पुलिस ने कल रात गोलमुरी थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे 7 आरोपियों को धर दबोचा। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 7 कारतूस, एक 4 पहिया वाहन के अलावा 22,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना में है और कुछ साक्षी थाना और बिष्टुपुर थाना में भी रजिस्टर्ड है। तो इसमें आपको ये बता सकते हैं कि ये जो हमने गैंग को पकड़ा है इसमें हथियार भी हमें मिला है, सारे आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं और ये लोग को रेंट पे लेकर ये लोग बहुत लोगों के लिए काम करते थे, बट जमशेदपुर पुलिस ने इसमें काम किया, इनको अरेस्ट किया एंड विल इंश्योर मैक्सिमम कन्विक्शन। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक और 2 स्कूली छात्राएं घायल हो गई। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में युवाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। वहाँ फ़ोन किए हॉस्पिटल सदर अस्पताल में, तो एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस आने के बाद फिर यहाँ पे लाए, फिर उससे पहले बच्ची लोग को लेकर के आए, तो बच्ची का पैर में चोट लगा, तो उसमें टाका वगैरह भी। और जब सदर अस्पताल जब लाया गया तो उनके फादर का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जो जबड़ा वगैरह होता वो टूट गया था पूरा, तो जो जबड़ा टूटा तो उसके बाद जो है रांची फिर सदर उसको रेफर करवा दिया गया रांची। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। बोकारो की सेक्टर 1B स्थित रामकृष्ण विवेकानंद संघ में रामकृष्ण परमहंस की 191वीं जयंती पर उपायुक्त अजना झा और उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने पुष्पांजलि अर्पित कर जिलेवासियों की सुख, शांति तथा समृद्धि की कामना की और संत के प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक एकता के संदेश को अपनाने का आह्वान किया। रांची रेल मंडल के हटिया एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 83वीं अखिल भारतीय पुरुष रेलवे हॉकी चैंपियनशिप लीग के दूसरे दिन NCR और WCR के बीच जोरदार मुकाबला जारी रहा। मैच देखने जयंत जयपाल, नगर आयुक्त सुशांत गौरव समेत कई गणमान्य लोग और खेल प्रेमी मौजूद रहे। लोहरदगा में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद और सामान्य प्रेक्षक मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी ने सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। निर्वाचन सामग्रियों का मिलान कर अधिकारियों को मतदान दल को उनके उपयोग की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया। लोहरदगा समाहरणालय से उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने बाल विवाह उन्मूलन और जन्म मृत्यु पंजीकरण जागरूकता के लिए रथ रवाना किया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह अपराध है, सूचना 1098 पर दें। नवजात जन्म तथा मृत्यु निबंधन अनिवार्य बताया। साथ ही परिसर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया।
लोहरदगा में नगरपालिका निर्वाचन 2026 को लेकर सामान्य प्रेक्षक मोहम्मद मुस्तकीम ने मीडिया कोषांग का निरीक्षण किया। दैनिक कार्य, चुनाव कवरेज, प्रतिवेदन, हेल्पलाइन और जन शिकायतों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड जगुआर का 18वां स्थापना दिवस टेंडर ग्राम स्थित परिसर में हर्षोल्लास से मनाया गया। 2008 में गठित इस विशेष बल ने उग्रवाद उन्मूलन में अहम भूमिका निभाई है। समारोह में डीजीपी तदाशा मिश्रा ने परेड की सलामी ली, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और बल की उपलब्धियों की सराहना की। लातेहार में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च और उच्चतम न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा बैठक हुई। विभागवार मामलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए शपथ पत्र समय पर दाखिल करने और लंबित प्रकरणों में शीघ्र, प्रभावी और समयबद्ध निपटारे का भी निर्देश दिया। होली में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखकर रांची से 10 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी लगाई जाएगी। रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने बताया कि रांची से जयनगर और रांची से गोरखपुर के लिए 2 स्पेशल होली ट्रेन भी चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए रांची और हटिया रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ की विशेष तैनाती रहेगी। 2 स्पेशल ट्रेन भी चलाने का परमिशन आ गया है। एक चलेगी रांची से जयनगर के लिए, एक गोरखपुर के लिए और एक जयनगर के लिए। तो लास्ट ईयर जो है हम लोगों को सिर्फ 2-2 ट्रिप मिला था, इस बार हम लोग को 5-5 ट्रिप मिला है। मतलब वो हर हफ्ते जाएगी और आएगी वहाँ से, तो करीब करीब पूरे महीने भर होली स्पेशल के नाम पे हम वो ट्रेन चलाते रहेंगे। तो करीब 10 स्पेशल ट्रेन भी हम चलाएंगे होली के दौरान। उसके अलावा जो है हमारा जो स्टेशन का जो बंदोबस्त है, खास करके रांची और हटिया का, वो हम बढ़ा के करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आरपीएफ का अरेंजमेंट, हमारा वॉर रूम, ये सब बहुत एक्टिव रहेगा, क्योंकि सडन क्राउड बढ़ जाता है ट्रेनों में। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास पलामू दौरे के क्रम में पर्यावरणविद डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल के आवास पर्यावरण भवन पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर कौशल के पौत्र अद्विक प्रताप देव को आशीर्वाद दिया और परिजनों को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर कौशल ने रघुवर दास को शॉल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट की। मौके पर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम समेत कई लोग मौजूद रहे। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत जमशेदपुर से जिले के 40 प्रगतिशील किसानों का एक दल कल नोएडा और शिमला के लिए रवाना हुआ। जिला उद्यान विभाग द्वारा आयोजित इस दौरे का उद्देश्य किसानों को खेती की नई बारीकियों और उन्नत तकनीकों से रूबरू कराना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत और वहाँ पहुँच के वो लोग 4 से 5 जगह वो लोग भ्रमण करेंगे किसान लोग, और बहुत कुछ उम्मीदें हैं किसानों से जो वहाँ से सीख के आएंगे। जैसे कि वहाँ पर वो लोग मशरूम यूनिट देखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखेंगे, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में सीखेंगे, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा इंडो इजराइल मॉडल देखेंगे, IARI वहाँ भ्रमण करेंगे। वहाँ के जो कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वहाँ उनका फील्ड वो लोग जाएंगे और देखेंगे किस तरह वो लोग खेती कर रहे हैं और किस तरह से वो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। कोलकाता में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के फेज 2 में झारखंड की महिला फुटबॉल टीम ने अपने पहले लीग मैच में शानदार जीत दर्ज की है। झारखंड की टीम ने उत्तर प्रदेश को बड़े अंतर से पराजित किया। मैच के दौरान झारखंड के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए लगातार गोल दागे और प्रतिद्वंदी टीम को कोई मौका नहीं दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आपसी सहयोग, वैश्विक मुद्दों सहित विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा। AI इम्पैक्ट समिट के 5वें दिन कई सत्रों में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्त वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट किया पेश। भोजन अवकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी होगी चर्चा।
झारखंड समेत 22 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अप्रैल से होगा शुरू। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को तैयारी करने का दिया निर्देश। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड की महिला फुटबॉल टीम ने उत्तर प्रदेश को 51 गोल से किया पराजित। गढ़वा ने इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट मैच में खूंटी को 8 विकेट से हराया।